अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है ज्वेटर आयन। इसी के अदर नेम्स हैं डाइपोलर आयन और इंटरनल सॉल्ट, उभयनिष्ठ आयन या आंतरिक लवण। ओके, तो देखो बच्चों, जो अमाइनो एसिड होता है उसके एक ही मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स अपोजिट नेचर के हैं। मींस इसमें जो NH2 फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिक नेचर का है और जो COOH फंक्शनल ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 अपोजिट नेचर के जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मींस एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स, तो इनमें एक इंटरनल न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। मींस COOH का जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफर होके और कहां पहुंच जाता है NH2 ग्रुप में, और ऐसे में एक डाइपोलर आयन बनता है। इसी डाइपोलर आयन को हम क्या बोलते हैं? ज्वेटर आयन। यही डेफिनेशन दी है कि सिंस द NH2 ग्रुप इज बेसिक एंड COOH ग्रुप इज एसिडिक इन molecule of amino acid, it exists in an internal ionic form called ज्वेटर आयन। समझिए बच्चों कि जो एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल है उसमें एक NH2 ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप एक बेसिक नेचर का है और जो COOH ग्रुप है ये एसिडिक नेचर का है। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अपोजिट नेचर होने के कारण इनमें एक क्या हो जाती है? इंटरनल न्यूट्रलाइजेशन, और जो मॉलिक्यूल है वो एक इंटरनल आयनिक फॉर्म में आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वेटर आयन। Where proton of COOH transferred to the NH2 group to form inner salt, also known as dipolar ion। तो ऐसा ट्रांसफर होने से एक इंटरनल सॉल्ट बन गया, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया एक ही मॉलिक्यूल में। तो ये जो इंटरनल सॉल्ट बनता है इसी को इनर सॉल्ट बोलते हैं या डाइपोलर आयन। तो समझ गए बच्चों कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका जो मॉलिक्यूल होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि 2 अपोजिट नेचर के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 विपरीत लक्षण वाले क्रियात्मक समूह हैं। इनमें से एक तो है NH2 जो बेसिक नेचर का है और एक है COOH जो कैसा है? एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरनल आंतरिक इंटरनल न्यूट्रलाइजेशन, एक आंतरिक क्या उदासीनीकरण होता है और एक डाइपोलर आयन बन जाता है। इसी को बोला गया है क्या? ज्वेटर आयन। ये इस प्रोसेस में COOH का प्रोटॉन ट्रांसफर होता है NH2 ग्रुप की तरफ। तो ये जो ज्वेटर आयन बनता है इसी को बोलते हैं आंतरिक लवण, इनर सॉल्ट, या फिर द्विध्रुवीय आयन, डाइपोलर आयन। तो यही लिखा है कि अमीनो अम्ल के अणु में NH2 क्षारीय और COOH अम्लीय समूह होते हैं। इससे अणु अंतः आंतरिक रूप में आ जाता है, आयनिक रूप में आ जाता है, जिसे ज्वेटर आयन कहते हैं। इसमें COOH का एक प्रोटॉन NH2 समूह में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इससे एक आंतरिक लवण या द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे हम बोलते हैं आंतरिक लवण या द्विध्रुवीय आयन। तो देखो ये है NH2 ग्रुप जो कि कैसा है? बेसिक नेचर। ये है COOH ग्रुप एसिडिक नेचर का। तो ये दोनों अपोजिट नेचर के हो गए एक ही मॉलिक्यूल में, ये साइड चेन है। तो ये प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर होता है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि COO माइनस और यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस, तो ये एक डाइपोलर आयन बन गया। आप देख रहे हैं कि ये क्या बन गया? डाइपोलर आयन। यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। तो इस डाइपोलर आयन को ही हम क्या बोलते हैं? ज्वेटर आयन। डाइपोलर नेचर होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऐसे में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने कि ड्यू टू डाइपोलर नेचर अमाइनो एसिड आर हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में है, और ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर समझ रहे हो कि ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। अभी हम pH इफेक्ट देखेंगे, तब आप देखोगे कि ये जो ज्वेटर आयन है ये एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो
बच्चों, अब हम आ जाते हैं पीएच इफेक्ट ऑन अमाइनो एसिड। ओके, कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उन पर मीडियम के पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, इनमें दोनों ग्रुप्स हैं, एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप। तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप मीडियम के पीएच से इफेक्टेड होंगे। ओके, अब यहां पर मैं बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 2, अप्रोक्सीमेट 2, इससे नीचे भी हो सकता है। और जो pKa अमोनियम ग्रुप है, जो प्रोटॉन जुड़ने के बाद ये जो बनता है अमाइनो एसिड में, उसका pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 9। ये है इस तरह से H3N+CHCOOH, मतलब ये इस तरह से अगर हम एक अमाइनो एसिड को इस फॉर्म में लें, दोनों एसिड ग्रुप कर दें, तो इसका pKa 9 और pK इसका होता अप्रोक्सीमेट 2। अब हम आ जाते हैं वेरी लो pH। अब सपोज मीडियम बहुत ज्यादा लो है pH का, मींस यहां पर क्या है, एसिडिक मीडियम, वेरी हाई, वेरी, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग, हम ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, मीडियम में बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि pH कितना दिख रहा है, 0 के आसपास। तो ये इन दोनों के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मींस NH3 का और COOH का, दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट pH से तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर pH तो कितना दिख रहा है आपको, 0। अब ध्यान रखना है कि कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन तभी रिलीज करेगा जब उस ग्रुप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो उस मीडियम के pH से कम हो। फिर से सुने कि कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रोटॉन तभी डोनेट करेगा जब मीडियम का जो pH है वो उस ग्रुप के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज्यादा हो। अब यहां उल्टा है, आप देख रहे हैं दोनों ग्रुप्स का जो pK डिसोसिएशन कांस्टेंट वो मीडियम के pH से तो क्या है, ज्यादा है, जबकि हमें जरूरी है कि मीडियम का pH ज्यादा होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट से। तो यहां पर जो एसिडिक मीडियम, जैसे ही हम अमाइनो एसिड को इस pH पर, या हम कहें कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखेंगे, तो ये जो NH2 ग्रुप है आप देखोगे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और किसमें चेंज हो गया, H3N+CHRCOOH। ओके, मींस यहां पर इसने प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट किया, एसिडिक मीडियम था और इस फॉर्म में आ गया। अब यहां पर ये ग्रुप जो है और ये ग्रुप, ये दोनों प्रोटॉन डोनेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कि फॉर प्रोटॉन डोनर नेचर, अगर हमें प्रोटॉन डोनर नेचर शो करना है तो pKa जो है, जो एसिड जो ग्रुप है वो pH से क्या होना चाहिए, कम। लेकिन यहां पर दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट pH से ज्यादा है, ऐसे में ये ग्रुप इसी फॉर्म में रहेगा ये। तो अमाइनो एसिड में आप देख रहे हैं कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मींस द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज द कैटायनिक फॉर्म, कि अगर pH इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो अमाइनो एसिड में ना तो COOH अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और ना ही H3N, मतलब प्रोटॉन जुड़ने के बाद ये जो ग्रुप बना है H3N+, ना तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और ना ही COOH, क्योंकि इनसे प्रोटॉन निकालने के लिए जो मीडियम का pH है वो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया, तो ऐसे में दोनों ग्रुप क्या है, आपके एसिडिक नेचर के होंगे। अब जब अमाइनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, समझ गए ना, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगा, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, मींस 2 इलेक्ट्रोड लगाकर करंट पास करें, तो जो ये ग्रुप है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कहां माइग्रेट होने लगेगा, कैथोड की तरफ, और पूरा अमाइनो एसिड में कौन सा नेचर आ जाएगा बच्चों, कैटाफोरेसिस। मींस इनमें कैटाफोरेसिस की प्रॉपर्टी आ जाती है, समझ गए ना। तो इस तरह से यहां पर जो अमाइनो, और सिंपल में बता दूं आपको, अगर आप इस तरह से दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है H2 अमाइनो एसिड, H2NCHRCOOH, ठीक है। यहां पर आपने देखा एसिडिक मीडियम है, तो यहां प्रोटॉन मिल जाएगा, तो प्रोटॉन ऐसे ऐड हो जाएगा प्लस CHRCOOH, मींस यहां का ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर शो करेगा।
ओके, और एसिडिक मीडियम में ये एसिड बन गया, तो ये बन जाएगा, और ये कौन सा फॉर्म आ गया, कैटाइनिक, ठीक है, कैटाइनिक फॉर्म, और शो कैटाफोरेसिस। तो ये कहां की तरफ माइग्रेट होगा, किस तरफ दौड़ेगा, कैथोड की तरफ। तो आपको इतना ध्यान रखना है, समझ गए ना, कि अमाइनो एसिड का पीएच, जब यहां का मैंने आपको पीएच अप्रोक्सीमेट 0 बताया है, तो इस पीएच वैल्यू पर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगा। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में है, तो वो कैटाइनिक फॉर्म में रहेंगे और कैटाफोरेसिस शो करेंगे। तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि हाई पीएच, मतलब यहां पर हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, प्रबल क्षारीय मानते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये जो pKa था इस अमोनियम का, वो है 9 और इसका अप्रोक्सीमेट कितना है 2। तो दोनों के जो pKa हैं इस ग्रुप के और इस ग्रुप के लेस देन pH ऑफ मीडियम 11 से, तो क्या है, कम है। ऐसे में ये दोनों ग्रुप एसिडिक नेचर शो करने लगे। मींस अगर हम अमाइनो एसिड को वाटर में रखें तो ये कैटाइनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है, और जब ये कैटाइनिक फॉर्म जो रहा, जैसे ही बेसिक मीडियम आपने बेसिसिटी बढ़ाई और pH 11 बनेगा, तो यहां से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, यहां से भी, मतलब ये ग्रुप भी एसिडिक हो जाएगा, ये ग्रुप भी एसिडिक हो गया। तो ऐसे में अमाइनो एसिड अपने एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनायनिक रूप में, ऋणायन के रूप में आ जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज है अमाइनो एसिड में, तो एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स कहां जाएगा, एनोड। और ऐसे में जब हम जानते हैं कि कोई एनायन कहां जाए, एनोड की तरफ, तो हम उसे बोलते हैं एनाफोरेसिस। मींस अमीनो एसिड में कौन सा एनोड कण संचलन होगा। और शॉर्ट मतलब और शॉर्ट में याद रखना है, तो इतना सा ध्यान रखें कि ये है अमाइनो एसिड, जैसे ही बेसिक मीडियम pH 11 के आसपास आएगा NH2 से, और तो प्रोटॉन और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट COOH से क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, और ये किस फॉर्म में आ गया, एनायनिक फॉर्म में। तो इस तरह से आपने देखा कि pH जो है मीडियम का बहुत ही कम है, समझ गए ना, या बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल अपोजिट नेचर आ जाता है। बहुत कम है तो अमाइनो एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे थे, बेसिक नेचर। जब बहुत ज्यादा है तो अमाइनो एसिड में कौन सी नेचर देख रहे हैं, एसिडिक नेचर। जबकि लो पीएच में आपने देखा था बेसिक नेचर आया था। तो ये दो इफेक्ट हो गए। अब हम आते हैं कि पीएच 7 हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले यहां पर नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक न्यूट्रल मीडियम। सपोज एक न्यूट्रल मीडियम है, 6 या 7 के आसपास है, हम और ये भी कह सकते हैं कि लगभग ये मीडियम है। ओके, हम अमाइनो एसिड के लिए लगभग न्यूट्रल मीडियम मानते हैं। तो हम जानते हैं कि अमोनियम ग्रुप का pKa 9 है और COOH का pKa कितना है, 2। एसिडिक नेचर कब मिलता है किसी ग्रुप का, जब मीडियम का pH pKa से ज्यादा हो। ओके, यहां देखो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए कि जो इसका pK है 2 है, जबकि pH कितना है 7, तो COOH तो एसिडिक नेचर शो करने लगेगा, मींस प्रोटॉन रिलीज कर देगा। लेकिन जो अमोनियम ग्रुप है एक्वस मीडियम में, वो प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये pKa 9 के आसपास है। तब ऐसे में जैसे ही हम अमाइनो एसिड को इस मीडियम में रखेंगे, तो जो NH2 ग्रुप था अमाइनो एसिड का, वो तो चेंज हो गया H3N+ में, और अब ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। बट जो COOH ग्रुप था वो मीडियम में अपना H+ निकाल देगा, रिलीज कर देगा प्रोटॉन को, और किस में आ जाएगा, COO- में। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आयन बन गया, ये कैसा हो गया, डाइपोलर। डाइपोलर का मतलब कौन सा आयन कहलाता है, ज्वेटर आयन। तो ध्यान रखना कि अगर अमाइनो एसिड में एक ही NH2 और एक COOH ग्रुप है, तो मीडियम का जो pH है वो 6 या 7 के आसपास अगर आता है, समझ गए ना, तो ऐसे में वो ज्वेटर आयन के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी अगर एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक अमीनो एसिड है, तो उनके लिए ये pH रेंज अलग होगी। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कि अगर हम एक शॉर्ट में समझें कि ये था हमारे पास अमाइनो एसिड। ओके, आपने अमाइनो एसिड को pH स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रख दिया। जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रखते हैं, हम जानते हैं कि प्रोटॉन यहां ऐड हो जाएगा।
तो यहां पर कौन सा नेचर आ जाएगा, बेसिक नेचर। कि जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम रख दिया, मींस पीएच 0 के आसपास कर दिया, तो यहां पर अमाइनो एसिड में कौन सा नेचर आ जाएगा, बेसिक नेचर, मींस यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा। ओके, और इस फॉर्म में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरा अमीनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में आप देख रहे हैं कि ये कैटायनिक फॉर्म में है, और कैटायनिक फॉर्म में है तो ये केटाफोरेसिस शो करेगा। क्या शो करेगा, केटाफोरेसिस। आपने पीएच मीडियम 7 के आसपास कर दिया, तो हम जानते हैं कि इसका pKa तो 9 है, तो ये तो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जो pKa है वो 2 है, तो यहां पर ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। तो जैसे ही एसिडिक नेचर हुआ, सीधा ये इस फॉर्म में आ जाएगा अमीनो एसिड, और हम कहेंगे डाइपोलर आयन इस तरह से बन गया कि यहां पर H3+ और यहां C+, तो एक ग्रुप तो एसिडिक हो गया, लेकिन दूसरा ग्रुप एसिडिक नहीं है, और उस समय ये डाइपोलर नेचर हो जाएगा, एक इंटरनल सॉल्ट बन जाएगा। यहां प्रोटॉन बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक प्रोटॉन बाहर जा रहा है तो एक प्रोटॉन जुड़ भी तो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल ने कोई बाहर का प्रोटॉन नहीं लिया, बल्कि एक ऐसा माना जाए कि इसी में प्रोटॉन एक्सचेंजिंग हो गई, और इस तरह से यहां पर एक डाइपोलर आयन बन गया न्यूट्रल मीडियम में, और हम इसे ही क्या बोलते हैं, ज्वेटर आयन। तो समझ गए ना कि ये एक ऐसा पीएच मीडियम है जिसमें अमीनो एसिड अगर प्रोटॉन निकाल भी रहा है तो एक मीडियम से ऑलरेडी ले रुक चुका है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इसने मीडियम का प्रोटॉन लिया, बल्कि अपने ही प्रोटॉन को एक्सचेंज कर दिया। और जब हम जानते हैं कि अमीनो एसिड में जब प्रोटॉन एक्सचेंजिंग हो जाएगी, तो अब जो कंपाउंड बना या डाइपोलर है वो क्या है, ज्वेटर आयन के फॉर्म में। इससे ज्यादा पीएच कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो pKNH3 है वो, और pKCOOH है, ये जो है दोनों के जो Pn वो लेस देन क्या हो गए, pH। अब ऐसे में ये दोनों ग्रुप अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, मींस यहां से भी प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहां पर एनायनिक फॉर्म बन जाएगा। अब यहां पर इसने किसका ले है, एसिडिक नेचर शो कर दिया। क्या शो कर दिया, एसिडिक नेचर। तो आप देख रहे हैं कि जो अमीनो एसिड हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बन जाते हैं, प्रोटॉन रिलीजर भी बन जाते हैं, और अपने प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, और ज्वेटर आयन में आ जाते हैं। तो ज्वेटर आयन से प्रोटॉन निकल भी सकता है, प्रोटॉन जुड़ भी सकता है, और इस तरह से जो ज्वेटर आयन है या कहें अमीनो एसिड है, ये एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको बोलते हैं समविभव बिंदु। ओके, समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो देखो, अभी मैंने आपको पीएच का इफेक्ट बताया अमीनो एसिड्स पर, तो एक ऐसा पीएच रेंज जहां पर अमीनो एसिड अपने ज्वेटर आयन के फॉर्म में मिलता है, मतलब पूरे सॉल्यूशन में जो ज्वेटर आयन है वो प्रीडोमिनेंट होता है, तो इस पीएच वैल्यू को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ गए ना, यही लिखा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड एट व्हिच अमीनो एसिड एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज ज्वेटर आयन एंड हैज नो नेट चार्ज, देन दिस पीएच वैल्यू इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। समझ गए बच्चों कि अमीनो एसिड का एक ऐसा पीएच वैल्यू जहां पर अमीनो एसिड अपने ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है, उसे हम बोलते हैं पीएच। अमीनो अम्लों का विलयन का वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल मुख्य रूप से ज्वेटर आयन के रूप में रहता है तथा कुल आवेश 0 होगा, क्योंकि वो डाइपोलर नेचर का होगा, तो प्लस और माइनस बराबर होते हैं, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो इस पीएच को बोलते हैं क्या, अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखो, 3 कंडीशन है। अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड आपको दिया गया है और उसमें अमोनियमाइन जो है उसका pKa दे रखो और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो दोनों के pKa का एवरेज निकाल लो, जो कि Pi होगा किसका, न्यूट्रल अमीनो एसिड का। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, और ये जो आता है लगभग 5 से 7 के बीच में आता है। जो एसिडिक अमीनो एसिड में, उनमें दोनों COOH के डिसोसिएशन कांस्टेंट का एवरेज ले लें, जो कि 2 से 3 के बीच, क्योंकि ज्यादा एसिडिक ग्रुप है तो मीडियम का पीएच बहुत ही लो पीएच होगा, जहां पर ये अपने ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे।
और बेसिक अगर अमीनो एसिड दिए गए हैं तो आपको दोनों अमोनियम ग्रुप का क्या लेना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का एवरेज। और इस तरह से इनका जो पीआई आएगा 9 से 11 के आसपास। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना कि इसमें से किस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 से ज्यादा होगा, या इनमें से किस अमीनो एसिड का पीएच सबसे हाईएस्ट हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो ध्यान रखें कि बेसिक मीडियम का जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं उनका पीआई जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो 7 से ऊपर है, ये 7 के आसपास में है, ये 7 से नीचे है। तो सबसे हाईएस्ट अगर हम ये कहें शॉर्ट फॉर्म में कि पीआई बेसिक अमीनो एसिड, फिर पीआई न्यूट्रल, और फिर पीआई किसके हो जाएंगे आपके पास एसिडिक। अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं और फिर कैलकुलेशन बता देता हूं। ऐसा ध्यान रखना है, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं तो पीआई सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखेगा, न्यूट्रल से कम, और एसिडिक में पीआई सबसे कम होगा। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं उनके जो पीआई है वो किस तरह से पीएच पर डिपेंड करते हैं। जो ग्लाइसिन है या एलेनिन है, ये क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। आप देख रहे हैं कि पीआई 6 या 7 के बिल्कुल आसपास बने हैं, 6 से लेकर 7। 5.97 इसका है, 6.02 एलेनिन का है। अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें, ये है, तो इनका जो पीआई है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप देख रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड का 2.77, ग्लूटामिक एसिड का 3.22, ये एसिडिक है जो कि पीएच बहुत ज्यादा नीचे है 7 से, और ये है बेसिक अमीनो एसिड इस तरह से। तो आपने देखा कि जो पीआई बेसिक अमीनो एसिड सबसे ज्यादा रखते हैं, फिर पीआई ये जो है कौन से हैं, न्यूट्रल वाले, और फिर आ जाएगा पीआई ये कौन से हो गए, एसिडिक। जैसे आपने यहां पर देखा लाइसीन सबसे हाईएस्ट है, न्यूट्रल में आ जाए तो ग्लाइसीन हो गया, फिर हम अगर एसिडिक में आ जाए तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, समझ गए। तो इस तरह से लाइसीन का आपने देखा कि अगर हम लाइसीन में जाए तो 9.74 आ रहा है, इसमें जाए तो 5.97 हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड में चले जाओ आप तो 3.22। तो ये एक तो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि 3 अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, ये पहचानना है कि कौन एसिडिक कौन बेसिक न्यूट्रल है, और फिर उनका ऑर्डर क्या होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, इसमें NH3 का pKa दे रखा है, COOH का दे रखा है, ओके, कि जो अमोनियम ग्रुप है उसका दे रखा है। तो हमें पीआई हम जानते हैं कि जो दो अमीनो एसिड के pKa 1 और 2 है, तो हम ये जो इस तरह से लें, यहां पर ऐसे लिख दें कि यहां जब हम पीआई लेंगे तो हम लिखेंगे pKa 1 मींस किसका हो जाएगा, NH3 का, प्लस पीआई ये किसका हो गया, COOH का, सॉरी Ka2 pKa जो होगा ये अपॉन 2। तो आपने देखा कि ये कितना है 9.69 प्लस 2.34 और अपॉन में 2, तो जो आ गया था 6.02। तो इस तरह से अगर न्यूट्रल दे रखा है, दोनों बराबर है, तो इस तरह से इनका एवरेज लेना है। एसिडिक में आ जाए, जैसे इसमें 2 COOH और एक NH3 अमोनियम ग्रुप है, तो हमें केवल एसिडिक ग्रुप का लेना है। तो हम लेंगे Ka1 और Ka2 और उसका एवरेज निकाल लेंगे, ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। और अगर आपको बेसिक अमीनो एसिड्स दे रखे हैं तो केवल अमोनियम आइंस के ही डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे और उनका एवरेज निकालना है, तो इसका ले लेंगे और हम इसका ले लेंगे और इस तरह से ये एवरेज निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक और ये है पेप्टाइड। ओके, तो देखो बच्चों, पेप्टाइड्स होते क्या हैं? पेप्टाइड्स मींस जब क्या हो कि एक ऐसा प्रोडक्ट जब दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स इस तरह से कंडेंस्ड हो, इस तरह से बॉन्डेड हो कि एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के COOH ग्रुप के साथ कंडेंस्ड होता है, तो बना हुआ प्रोडक्ट क्या कहलाता है बच्चों? पेप्टाइड।
और इस कंडेंसेशन में जो अमीनो एसिड को जोड़ के रखता है, ज्वाइंट कर देता है, तो उसमें जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो क्या है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। द बॉन्ड सीधा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अमीनो ग्रुप NH2 ऑफ one amino acid and COOH group of another amino acid by elimination of water। समझ गए ना कि जब दो ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से NH2 और COOH, जब ये आपस में जुड़े और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। और जो केमिकल बॉन्ड इस कंडेंसेशन प्रोसेस में मींस NH2 और COOH के कंडेंसेशन में बना और अमीनो एसिड को बॉन्डेड करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि जब वो उत्पाद जो अमीनो अम्ल के NH2 और दूसरे अमीनो अम्ल के COOH समूह से H2O निष्कासन द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल, तो इस उत्पाद को बोलते हैं पेप्टाइड। और जो ये दोनों के कंडेंसेशन से केमिकल बॉन्ड बना उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या इसी को बोला गया है अमाइड बॉन्ड। ऐसे समझो आप, ये है एक अमीनो एसिड, ठीक है, और ये दूसरा है अमीनो एसिड। तो जब दोनों के, एक का NH2 और एक का COOH इस तरह से कंडेंस्ड हो और यहाँ H2O का रिमूवल हो जाए, तो ये जो बॉन्ड बन गया यही क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? पेप्टाइड। तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि पेप्टाइड्स होते क्या हैं? तो सीधा सा है कि अमीनो अम्ल जो हैं, अमीनो अम्ल, उनके कंडेंसेशन से बनने वाले प्रोडक्ट जिसमें NH2 और CO कंडेंस्ड होके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स ही क्या कहलाते हैं? पेप्टाइड्स। तो इसे आपने नोट कर लिया। अब देखो पेप्टाइड्स में अगर आप जाएंगे तो डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इस तरह से डिवीजन किया गया है पेप्टाइड्स का। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड। समझ गए बच्चों कि जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। पेप्टाइड जो होते हैं, पेप्टाइड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। समझ गए बच्चों कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें कितने, जो पेप्टाइड्स हैं उनमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड्स के नंबर के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट होता है डाइपेप्टाइड, क्या बोलेंगे हम? डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड में जो है कंसिस्ट टू अमीनो एसिड्स, ठीक है, ज्वाइंड बाय ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि इसमें क्या होंगे? दो अमीनो अम्ल एक, केवल क्या होगा इसमें? केवल एक पेप्टाइड बंधन से जुड़े होते हैं। तो देखो इस तरह से होगा कि मतलब ये है H2NCH, यहाँ है R1CONH, ठीक है, CHRCOOH। तो यहाँ पर एक ही पेप्टाइड, मतलब यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो तो होगा कितना? 1। और एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हो गए? 2। तो ये कहलाते हैं डाइपेप्टाइड। अब दूसरा होता है ओलिगोपेप्टाइड्स। तो ओलिगोपेप्टाइड्स में जो अमीनो एसिड्स होंगे, समझ गए बच्चों, अमीनो एसिड्स 3 से लेके और 10 तक, और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे ओके वो 2 से लेके कितने होंगे? 9। मींस यहां पर अगर हम ये कहें कि ये है H2N CHR1 CONH CHR2 CONH CHR3 COOH, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड 2। तो यहां पर अगर आप देखें कि पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, वो है 2, और अमीनो एसिड्स कितने हैं बच्चों? 3। तो ये कहलाएगा क्या? ट्राइपेप्टाइड। ओके, और हम एक जनरल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं कि CHR1
इस तरह से, और CONH ऐसे ये हो गया। ओके, फिर यहां पर सपोज ये 3 है और CH ऐसे R4 तक चले गए, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? टेट्रा पेप्टाइड। 4 अमीनो एसिड, क्यों? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड 4 होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3। समझ गए ना कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं? 2 है तो डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राइपेप्टाइड, मींस 3 से लेके 9 तक 10 अमीनो एसिड्स तक हैं, तब तो आप उसे बोलेंगे ओलिगोपेप्टाइड, जिसमें डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटा। और तीसरा जो थर्ड फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो इसमें जो अमीनो एसिड्स होंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है, वो ग्रेटर देन क्या होंगे? 10। समझ गए बच्चों? और पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होंगे वो भी ग्रेटर देन क्या होंगे? 9। हम जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं NH2CH, ये है R1CO, ओके, NH यहां है N, तो यहां पर हो जाएगा RN और COOH। तो यहां पर ये जो है बहुत ज्यादा जो है N की वैल्यू 9 से ज्यादा होगी और जो यहां पर RN की वैल्यू, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉलीपेप्टाइड। अब ध्यान रखें कि पॉलीपेप्टाइड में ये जो टर्मिनल है इसको तो बोलते हैं एन टर्मिनल। क्या बोलेंगे बच्चों? एन टर्मिनल। और ये जो ग्रुप है COOH, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। तो पॉलीपेप्टाइड ही एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं, तो इस तरह से एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होते हैं पॉलीपेप्टाइड में भी, डाइपेप्टाइड में भी, ट्राइपेप्टाइड में। तो समझ गए कि पॉलीपेप्टाइड्स वो हैं जिनमें अमीनो एसिड 10 से ज्यादा हो और पेप्टाइड बॉन्ड 9 से ज्यादा हो। तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में थोड़ा अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं जो कि इस पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड हैं। ओके, तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि पेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स को ज्वाइंट करके रखता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां बता दूं कि पेप्टाइड बॉन्ड में CO ग्रुप और NH का जो लोन पेयर है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। ऐसे में इसमें रेजोनेंस होता है और पेप्टाइड बॉन्ड में जो C और N है, इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ जाता है। और पूरा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसा होता है? प्लेनर। और इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी जो साइड चेन्स हैं, उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस आता है और इसलिए वो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में आ जाती है। अभी हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो बॉन्ड विच ज्वाइन अमाइनो एसिड इन पेप्टाइड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, तो हम डिफाइन कर चुके हैं। इट इज कॉल्ड अमाइड बॉन्ड। ओके, इट हैज अबाउट 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस and amino acid are arranged in trans configuration due to steric hindrance between side chains of amino acid. Therefore, trans configuration is the more stable than cis configuration. Cis configuration due to resonance having double bond character in C-NC bond and free rotation not possible around the NC bond. समझ गए बच्चों कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें जो N और C है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है रेजोनेंस के कारण। ऐसे में अमाइनो एसिड फ्री रोटेशन नहीं कर सकते इस बॉन्ड के चारों तरफ और ऐसे में वो ट्रांस कॉन्फिगरेशन स्टेबल बना रहता है। तो समझ गए बच्चों कि पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध है जो कि पेप्टाइड में कहलाता है। तो अमीनो अम्लों को जोड़ने वाले बंध को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बंध में अनुनाद के कारण लगभग 40% डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है और वाष्प श्रृंखलाओं में त्रिविम बाधा के कारण अमीनो अम्ल ट्रांस विन्यास में रहते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल है, अतः इनका ट्रांस विन्यास सिस विन्यास से अधिक स्थायी हो जाता है। इसमें NC बॉन्ड में आंशिक द्विबंध का लक्षण होता है जिसके कारण इन अमीनो एसिड्स में किसी भी प्रकार का फ्री रोटेशन नहीं होता। यहां तक आपने लिख लिया। अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर से बना के बताता हूं और इनके बॉन्ड के बारे में कंप्लीट और बता दूंगा आपको। ओके, तो इनके देखो इस तरह से हम समझें कि ये है हमारे पास एक अमाइनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड R1C, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ है NH लोन पेयर। ओके, फिर यहाँ आ जाए CH और ये है R और इस तरह से आगे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन करते हैं। तो यहाँ पर जब रेजोनेंस होगा, समझ गए बच्चों, तो रेजोनेंस के कारण आप देखोगे कि यहां पर ये तो हो गया O- और यहां पर डबल बॉन्ड H
और इस तरह से हम ये कहें कि ये है हमारे पास H R2 H R1। तो यहाँ पर ये ग्रुप एक दूसरे के तो अपोजिट है। दूसरा है कि यहाँ पर तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि यहाँ पर O यहाँ हो गया N H यहाँ हो गया इस तरह से, ये है मान लो R1 तो ये क्या है R2, तो यहाँ पर इस तरह से भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है बॉन्ड यहाँ पर, तो ध्यान रखना है कि ये तो होता है प्लेनर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ गए बच्चों, आंशिक द्विबंध ये है, और ये है समतलीय बॉन्ड बंधा। ओके, इस तरह से ये और ये जो है आप ग्रुप्स अगर इनको देखें तो ये क्या है, ट्रांस अरेंजमेंट। समझ गए बच्चों, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो मैं यहाँ ऐसा आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो CN ये बॉन्ड लेंथ जो है, समझ गए बच्चों कि बॉन्ड लेंथ इज, ठीक है, शॉर्टर देन एस, ठीक है, स्मॉलर देन नॉर्मल CN बॉन्ड लेंथ। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। समझ गए बच्चों कि जो C आंशिक बॉन्ड, जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ किससे कम हो जाएगी, ये। तो यहाँ पर हम ये कहें कि ये है और इससे कम बॉन्ड लेंथ इसकी, ठीक है, ये है किसमें, पेप्टाइड बॉन्ड लेंथ। एक तो ये पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट होता है कि प्लेनर अमाइड बॉन्ड, ठीक है, द एटम्स बॉन्डेड बाय अमाइड बॉन्ड आर प्लेनर, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर जो CHR1 है, ये है NCH, ये है R2, तो यहाँ पर ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे। समझ गए बच्चों, क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कार्बन की sp2, तो ये जो है यहाँ पर क्या है, प्लेनर बॉन्ड। दूसरा है कि तीसरा पॉइंट है कि R1 एंड R2 आर अरेंज्ड, ठीक है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर R1 R2 R3 जो भी ग्रुप्स हैं वो एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आप देखोगे कि जब बड़े बड़े अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। मींस ये पॉलीपेप्टाइड इस तरह से आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बड़े बड़े होने से इनमें रिपल्सन अपोजिट हो जाने से कम हो जाता है। ऐसे में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। पहले इतना बनाया है। अब देखो बच्चों, इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने देखा कि जो CONH बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस के कारण CO और NH या C और N के बीच में आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से एक साइड चेन या एक अमीनो एसिड के एक तरफ तो है CO बॉन्ड, तो ये क्या है? NH। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं कि यहां पर ये H और ये H, या हम कहें ये R1 और ये R2, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है बच्चों? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इस तरह से इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण जो अमीनो एसिड हैं, जो अमीनो एसिड एडजेसेंट है, वो फ्री रोटेशन शो नहीं करते, मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता बच्चों। और ये जो CHR1 है और CH, तो यहाँ पर भी फ्री रोटेशन नहीं होता, क्योंकि अगर ये रोटेट होंगे तो इनमें बीच में रिपल्सन आ जाएगा। ओके, ऐसे में इनका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बना रहता है। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे आपको मिलेंगे। एक तो ये मिलता है कि इसमें अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन, या हमें D और L में से कौन से अमीनो एसिड होते हैं, तो ध्यान रखें सारे अमीनो एसिड L कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं।
दूसरा है कि पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, तो ट्रांस होता है। ओके, ये जो इनके बीच में ये बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं, ये साई और ये फाई, इनको बोला जाता है रामचंद्रन बॉन्ड्स। समझ गए ना? इसकी स्टडी रामचंद्रन ने की थी, इंडियन साइंटिस्ट थे, और इसीलिए इसको बोलते हैं रामचंद्रन बॉन्ड्स। तो इसमें एक तो ये पूछा जाता है कि सी डबल बॉन्ड, सी की जो अमाइड बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी नॉर्मल सी से, तो ध्यान रखें शॉर्टर होगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये डायग्राम भी बना। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इनका नामकरण कैसे करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखें कि जो पॉलीपेप्टाइड आपको दे रखा है और जिस टर्मिनल में NH2 होता है उस टर्मिनल को बोलते हैं हम N टर्मिनल, और जहां COOH है उसे हम क्या बोलते हैं, C टर्मिनल। तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसका जो बेसिक नेम होता है वो एक्चुअली C टर्मिनल के अमीनो एसिड के बेस पर होता है। मींस जो लास्ट में नेम आएगा पॉलीपेप्टाइड का वो C टर्मिनल के अमीनो एसिड के नेम पर एंड होगा। ओके, और बाकी जो अमीनो एसिड्स बचे वो C टर्मिनल के अमीनो एसिड के सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं, और उनके जो नेम का जो सफिक्स है INE वो सब्स्टिट्यूट करके और उसमें क्या लगा दिया जाता है, YN। यही लिखा है कि द बेस नेम ऑफ पेप्टाइड इज टेकन C टर्मिनल अमीनो एसिड। समझ गए ना? जो बेस नेम है पेप्टाइड का, जो आधार नेम है वो C टर्मिनल अमीनो एसिड के नेम पर है। And another amino acid of peptide are taken to be substituent of this amino acid, means M amino acid, and suffix INE of, ठीक है, substituent amino acids हैं replaced by YN, ये YN, and the complete name of C terminal, ठीक है, amino acid is taken, और लास्ट वाले अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड नेमिंग स्टार्ट फ्रॉम N टर्मिनल टू एंडिंग इन C टर्मिनल। समझ गए बच्चों कि जो पेप्टाइड होगा उसका जो बेस नेम है वो N टर्मिनल के अमीनो एसिड के नेम पर होगा। बाकी जो अमीनो एसिड्स बचे वो C टर्मिनल के अमीनो एसिड के बेस पर होगा। पेप्टाइड का जो नामकरण होगा वो C टर्मिनल के अमीनो एसिड के नेम के बेस पर होगा। बाकी जो अमीनो अम्ल बने हैं, बचे हैं, वो C टर्मिनल के अमीनो एसिड के प्रतिस्थापी माने जाएंगे, और उन अमीनो एसिड का YNE हटा के YN लगा दें और लास्ट वाले अमीनो एसिड का पूरा नेम लिख दें। देखो कैसे, जैसे ये है N टर्मिनल और ये क्या है, C टर्मिनल, क्योंकि यहाँ NH2 है, यहाँ COOH। इसमें 3 अमीनो एसिड दिख रहे हैं, देखो आप, एक ग्लाइसिन है, एक एलेनिन है और एक सेरीन है। अब जो भी अमीनो एसिड्स हैं नेम दे रखे हैं, आप क्या करोगे कि ये 3 अमीनो एसिड में से जो INE है, 2 अमीनो एसिड का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसाइन, एलेनाइन और फिर क्या, सेरीन। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, सेरीन। तो हो गया ग्लाइसाइन, एलेनिन, सेरीन, यही इसका क्या होगा, नेम। समझ गए ना? अब चाहे कैसा भी पॉलीपेप्टाइड दे रखा हो, कितने भी अमीनो एसिड्स हो, बस हमें अमीनो एसिड्स के नेम पता होने चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से IUPAC नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है H2N CH3, ठीक है, CONH CH2 C6H5 CH2, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आ जाएगा CONH CH2 COOH। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एलानिन, ये क्या है, फिनाइल एलानिन, और ये क्या है बच्चों यहाँ पर, ग्लाइसाइन। तो नेम क्या लिखेंगे हम, एलेनाइन, फेनिल, एलेनाइन और ग्लाइसाइन। हमारे पास ये हो जाएगा ALA-PHE, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, और यहां पर आ जाएगा GL1। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। यहां तक समझ गए, इसे नोट करना। अब देखो बच्चों, अमाइनो एसिड्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय 3 अमाइनो एसिड्स, ओके, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड आर पॉसिबल। ये 3 अमाइनो एसिड हैं, GLY, ALA और PH, ग्लाइसिन, एलेनिन और फिनाइल।
देखो तो हम पहले का अगर आंसर देखें कि हमारे पास 3 अमाइनो एसिड हैं GLY, ALA और PHE, तो हमें पॉलीपेप्टाइड मतलब ट्राइपेप्टाइड, यहां पर पॉलीपेप्टाइड का मतलब है यहां पर ट्राइपेप्टाइड। ओके, तो कितने पॉसिबल है? तो देखो एक तो हो सकता है GLY प्लस, ठीक है, कौन कौन सा, ALA और PHE, एक ऐसा हो सकता है, एक GL PHE ALA, दो तो ये हो गए। ओके, फिर हम यहां ले लें ALA PHE और GLY, फिर ALA GLY और PHE, दो तो ये हो गए। और तीसरे जो है तो PHE के साथ फिर हम यहां ले लें ALA और GLY, फिर PHE के साथ क्या हो जाएगा GLY ALA, तो दो ये हो गए। तो टोटल देखो आप, टोटल ट्राइपेप्टाइड्स कितने हो गए? तो ये कितने हो गए 6। मींस यहां पॉलीपेप्टाइड के लिए केवल ट्राइपेप्टाइड को ही प्रेफर करें, तो ट्राइपेप्टाइड्स। तो इस तरह से कुल मिला के कितने टोटल पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड, ये कितने हो गए बच्चों पॉसिबल? ये हो गए 6। तो यहां तक पहले क्वेश्चन समझ गए कि एक को फिक्स करो और दो को इस तरह से एक बार एक को अल्टरनेट कर दो, ऐसे हर एक में 3 बार हो गए ना, एक इसके साथ दो जुड़ गए, AL के साथ दो हो गए, PHE के साथ दो हो गए, तो इस तरह से आपके पास ये ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आपके पास। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि एक अमाइनो एसिड, ओके, इसको हीट किया गया NaOH और CaO, तो ध्यान रखें कि यहां पर जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी CO2। ओके, अब CO2 जब रिलीज हुई यहां पर, तो यहां पर जब हम CO2 रिलीज होगी, फिर ये कह रहा है कि इसको आपने CaOH होल्ड वाइस में मतलब लाइम वाटर, चूने के पानी में पास किया, तो हम जानते हैं इसकी और इसके रिएक्शन से क्या बनता है CaCO3, ये पीपीटी के फॉर्म में आएगा। अब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, ये कितना होता है 100 ग्राम, या हम कहें 0.1 किलोग्राम। ओके, अब यहां देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो CaCO3 है वो है 0.999 किलोग्राम, मींस यहां से जब CaOH पास किया गया तो हमें मिला 200 ग्राम CaCO3, या लगभग 0.999 जो कह रहा है, या कहें कि 2 किलोग्राम, सॉरी, ठीक है, तो यहां 0.99 किलोग्राम या 0.2 किलोग्राम। तो ध्यान से देखो कि अगर एक COOH होता और जैसे ही आप CaOH और NaOH पास करते 1 मोल CO2 बनता, ये 1 मोल होता। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं हम यहां पर पहले NaOH और CO में पास किया गया, यहां पास करते तो हमें मिलता CaCO3 1 मोल। ओके, और 1 मोल का वेट कितना होता है बच्चों 100 ग्राम, मींस 0.1 किलोग्राम। अब यहां पर एक COOH और है तो CO2, तो CaCO3 ये हो जाएगा 100 ग्राम मींस 0.1 किलोग्राम, दोनों से 0.2 किलोग्राम मींस 200 ग्राम। तो इसका मतलब है कि जो अमाइनो एसिड है उसमें कितने COOH है 2। इस तरह से यहां पर हम करेंगे कि इंडिकेट्स 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड। समझ गए ना कि 200 ग्राम या 0.2 किलोग्राम अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है तो इसका मतलब है उसमें 2 COOH होंगे, क्यों? क्योंकि एक COOH होता तो 100 ग्राम मिलता। तो यहां तक ये सॉल्यूशन समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझें कि डेकापेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 796। समझ गए बच्चों कि एक डेकापेप्टाइड है जिसका अणु भार है 796 और इट कंटेन्स 47% ग्लाइसिन, और इसमें 47% ग्लाइसिन है। समझ गए ना? तो पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस पेप्टाइड, तो इस पेप्टाइड में कितनी ग्लाइसिन यूनिट्स प्रेजेंट है। फिर से सुने कि मॉलिक्यूलर मास है 796, इसमें 47% ग्लाइसिन है। अब ये पूछा गया है कि इसमें कितनी ग्लाइसिन यूनिट है। तो देखो यहां पर डेकापेप्टाइड है, हम जानते हैं कि जितने पेप्टाइड लिखा है उतने ही अमाइनो एसिड्स होंगे, तो डेकापेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स तो जो हुए 10 हो गए,
और उनमें जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो अमीनो एसिड के जितने भी नंबर हैं उससे एक कम होगा। तो डेकापेप्टाइड है तो हैविंग 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स। कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे बच्चों? 9। 10 अमीनो एसिड को जोड़ने वाले बॉन्ड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड है होंगे 9। और हम जानते हैं कि एक पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और जब इतने ही पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इतने ही H2O लगेंगे। तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करोगे 9 H2O लगेंगे। अब जो आपको अमीनो एसिड्स बने 10, इनका टोटल वेट कितना होगा, कुल भार कितना होगा? तो देखो 796 तो ऑलरेडी था ही, इसके अलावा इसमें कितने H2O और जुड़ गए? 9। तो हर एक H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो 9 × 18 तो ये मास जुड़ गया वाटर का, मींस ये तो हो गया, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मास, और ये क्या हो गया? H2O मास। तो कुल आया 958 ग्राम। इतना ग्राम हमें क्या मिलेगा? जो अमीनो एसिड्स हैं उनका वेट। अब आपके पास जितना भी मास प्रोडक्ट बना उसमें ग्लाइसिन कितना है? 47%। तो इसका 47% कैलकुलेट करोगे इस मास का तो ये आएगा 450.26। मतलब इस टोटल मास में इतने परसेंट अगर ग्लाइसिन है तो उसका ग्लाइसिन का मास ये आ गया। इस मास को ग्लाइसिन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। ये 75 क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइसिन। तो हम जानते हैं कि टोटल मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे जो आएगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स बताएगा। तो ग्लाइसिन की जो यूनिट्स है, मोल ऑफ ग्लाइसिन है जो इस डेकापेप्टाइड में, वो कितने हो गए? 6। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इजी कर लो आप, देख लो उसमें कितने डेकापेप्टाइड है, क्या कौन सा पेप्टाइड है, उसमें उतने H2O जोड़ दो, टोटल मास में कौन कितना परसेंटेज है उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आप उसकी यूनिट्स बता सकते हैं। ओके, यहां तक बात समझ गए। अब पूछा गया कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स are possible by 2 types of amino acid and 3 types of amino acid। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दो कि नंबर ऑफ डाइपेप्टाइड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ डाइपेप्टाइड अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला होता है x⁴n। ओके, कि कितने डाइपेप्टाइड्स पॉसिबल हैं। जहां x है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, समझ गए बच्चों, कि अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है,